मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफरोश न्यूज़ लाइव। सरफरोश न्यूज़ लाइव में आपका इस्तकबाल है। इलेक्शन का मगरबी बंगाल में गहमा गहमी है। चारों तरफ से पार्टियों के प्रेसिडेंट बंगाल में आ रहे हैं। मोदी जी की बंगाल में एंट्री हो चुकी है। जेपी नड्डा जी की एंट्री बंगाल में हो चुकी है। अमित शाह आ चुके हैं और जेडीयू की भी एक टीम आई थी। मांझी जी का ये दूसरा दौरा है। मांझी जी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के नेशनल अध्यक्ष है, नेशनल प्रेसिडेंट है, बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर है और माइनॉरिटी दलितों के मसीहा है। पूरे देश भर में दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए आवाज बन करके जीतन राम मांझी जी आते हैं। चलिए हम जीतन राम मांझी जी से बातें करते हैं कि अभी जो इनका इलेक्शन के दौर में, इलेक्शन के पीरियड में बंगाल में दौरा है, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या रीजन है, हम डायरेक्ट जानते हैं हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के नेशनल अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी से। आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपको जी, शुक्रिया। आप बंगाल में दौरा करने का जो दूसरा दौरा है, हंगामी दौरा है, आपने पूरे बंगाल को उथल पुथल कर दिया। क्या मकसद है बंगाल में आने का, कलकत्ता शहर में? देखिए, अगर ये अच्छी बात है, अगर बंगाल में आने से हमारे विचारों को लोग जान रहे हैं और अकॉर्डिंगली अपने को उत्तेजित मान रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। वैसे 2015 में हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेक्युलर का कमीशन हुआ है जी, और उस समय सिर्फ इसलिए हुआ था कि जीतन मांझी बिहार के मुख्यमंत्री 9 महीना रहा और उस पीरियड में बहुत सारे ऐसा काम किया जी, जो लीक से हट करके था जी। यानी हमारे हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेक्युलर का एक थीम है कि हम सत्ता परिवर्तन में विश्वास नहीं करते हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन में बहुत खूब। और व्यवस्था आज हम देख रहे हैं, चाहे शिक्षा का मामला हो या अन्य विधा में हो, सब पुराने पैटर्न पर हम लोग चल रहे हैं। कहा जाता है, हम लोग के यहाँ एक किंवदंती है कि लीके लीक सपूत चले और सपूत चले जो लीक, यानी जो नया रास्ता बना के चलता है वही सपूत है। तो वही हम अपने हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेक्युलर को जो 1947 से और जब हमारा आज़ाद देश हुआ और उसके बाद जब संविधान लागू हुआ, तो वही पुराने पैटर्न पर अभी हम लोग चल रहे हैं, जिसके चलते आज 74 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन समाज में जो मूल परिवर्तन होना चाहिए था वो परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो क्रोकोडाइल स्पीड के साथ हुआ है, होना चाहिए बहुत स्लो स्पीड। हाँ, बहुत स्लो स्पीड से हुआ है और इसको तेजी से होना चाहिए, जिससे आज कम से कम 90-95% लोगों को फायदा होना चाहिए। हुआ है उल्टी जस्ट कि 10-15% लोगों को फायदा हुआ है, बाकी 85% जो बच्चों ने। इसीलिए हम लोग बिहार में एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, जो गुड लक टू अस और थैंक्स टू वोटर ऑफ बिहार कि इस बार चुनाव में हमने उनको 4 सीट देने का काम किया। लेकिन 2015 में हम चुनाव लड़े थे, 3% के आसपास का वोट आया था, 1 सीट हम लोग जीते थे। सिर्फ इस बिना है कि हम समाज में कुछ आइडिया को फ्लोट करना चाहते हैं जिससे कि व्यवस्था चेंज हो। अब उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि अभी विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाने की बात हो रही है, सशक्तिकरण दिवस की बात हो रही है, तो सिर्फ हम महिला दिवस मनाने से कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें अम्बेडकर साहब ने भी कहा था और सब विचारकों का, मैंने विद्वानों का ये विचार है कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होता तब तक उसका विकास नहीं होगा। तो इसीलिए अम्बेडकर साहब ने कहा था कि सबसे शिक्षित होना। तो हम महिलाओं को शिक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ने का काम किया था। आप त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायत के चुनाव में आपने आरक्षण दिया, लेकिन आरक्षण तो दे दिया, चुनाव तो हमारी बेटियां जीत गई, लेकिन काम कौन करते हैं, उनके प्रति विरोध करते हैं। सर, एक चीज मैं बीच में रोक करके मैं जानना चाहता हूँ, कलकत्ता शहर बंगाल में आने का मकसद क्या है? वही मैं वहीं जा रहा था जी, वही कहना चाह रहा था कि जब हम बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम बिहार में एक उदाहरण दिया था कि प्रथम क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चियों को शिक्षा मुफ्त कर दिया था। हाँ, आज बंगाल में भी हम कहने आए हैं कि बच्चे सिर्फ नारी सशक्तिकरण की बात नहीं है। अगर नारी को सचमुच में, जिसकी जनसंख्या काफ़ी है, तो उसको अगर आगे बढ़ाना है तो उसको आप एजुकेशन दीजिए और फ्री एजुकेशन दीजिए। ये बंगाल के लोग अप टू द मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री या फिर वोकेशनल एजुकेशन में भी सभी विधाओं में बच्चियों को आप फ्री एजुकेशन दीजिए। ये हमारे पार्टी का एक घोषणा है और उसी घोषणा के आधार पर हम वहाँ भी लड़े हैं और यहाँ भी कहने आए हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, महिलाओं की बात करते हैं
तो अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको इतनी हिस्सेदारी। तो आज जब हमारी महिलाओं की संख्या 49% के आसपास में है, तो हम कहाँ देख रहे हैं उनको कि सभी विधाओं में 49% है, हर कबूल से कम है, कहीं 30 है तो कहीं 15 है तो कहीं 20 है। हमारी मांग है कि आप एकदम कॉमन सिद्धांत बना लीजिए कि हर विधा में, चाहे निजी क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सब में 49% महिलाओं को आरक्षण हो, इसकी मांग हम करते आ रहे हैं। और वही यहाँ के लोगों को भी कहने आए हैं, बंगाल में भी कहने आए हैं। जीत हार अलग है, हम कितना सीट जीतते हैं वो माने नहीं रखता है। माने रखता है कि इसी बहाने अगर मान लीजिए कि हम 20 सीट पर लड़ रहे हैं तो 20 कंस्टिट्यूंसी में हम जाके इन बातों की चर्चा करेंगे, और बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर इसकी चर्चा करेंगे तो निश्चित है कि हमारे जो महिलाएं हैं, जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, उनमें हमारे विचारों की बात जाएगी और हमको फेवर करेंगे और चाहेंगे, मांग करेंगे किसी सरकार से कि हमारे बच्चों को आप उचित एजुकेशन दीजिए और 49% हमको आरक्षण देंगे। ये हमारा उद्देश्य है जैसे चुनाव आने के लिए। और दूसरी बात यह है कि आज हमारा समाज में और हिंदुस्तान में बेरोजगारों की संख्या बहुत काफ़ी है, यूथ की संख्या बहुत काफ़ी है, उनके सामने भरी बेरोजगारी की स्थिति है। हम बिहार में थे तो हमने ऐसा काम किया था कि ठेकेदारी में हमने आरक्षण दे दिया था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC और महिलाओं के लिए कि 75 लाख रुपये तक के जो ठेका होगा उसमें हम उन्हीं से काम कराएंगे, दूसरे से नहीं कराएंगे। हालांकि वहाँ पर अभी उसको कागज नहीं दिया, होने के बाद थोड़ा उसको कर दिया है, लेकिन हम बंगाल में भी यही करना चाहते हैं। कोई सरकार हो, मांग करे लोग, यूथ लोग, और हमारी सरकार अगर आएगी, हमको विधानसभा में आवाज़ उठाने की बात आएगी तो हम यूथ के लिए यही कहेंगे कि साहब ठेकेदारी में आप आरक्षण दें। इसी तरह से जो हमारे डिग्री होल्डर बच्चियाँ हैं उनको पढ़ाई ठीक से हो, आगे नौकरी प्राप्त कर सकें, रोजगार प्राप्त कर सकें, इसलिए उनको अनएम्प्लॉयड भत्ता हम देना चाहते हैं। बंगाल में कितनी सीटों पे लड़वाने जा रहे हैं, कौन कौन से एरिया में लड़वाने जा रहे हैं? अभी हम तजवीज़ नहीं किया है। आज भी हमारे लोगों को बैठक करती ही होगी जी। अभी कस्बा में आए हैं, कस्बा को हम समझते हैं कि यहाँ पर हमारा कैंडिडेट सक्सेस हो सकता है, इसलिए हमने मीटिंग रखी है। और इसी तरह की मीटिंग 2-4 दिनों के अंतर्गत अन्य जगहों में जहाँ हम संभावना देख रहे हैं कि हम अच्छा कर सकते हैं। ये बंगाल का सर कितने दिनों का दौरा है? अभी बंगाल में आज का हम हैं, कल या परसों से हमारे प्रधान महासचिव और जो बिहार के मिनिस्टर हैं जी वो आ रहेंगे। और उसी प्रकार से फिर हमारे वहाँ जो नेता लोग हैं वो, उन्हें कहने का मतलब कि नेताओं को आने का दौर यहाँ बंगाल में चलते रहेगा। और हम तो पहले कह चुके हैं कि 26 सीट पर हम यहाँ लड़ना चाहते हैं, 26, और उसका नाम भी हमने बताया कि हमको मिल होगा। लेकिन यहाँ जो हम आ रहे हैं, देख रहे हैं जो नाम हम उसमें दिया था उसमें कुछ कटे हैं और नए नाम जुटे हैं। तो वैसी परिस्थिति में 1-2 दिन के अंतर्गत, जबकि पहला फेज का नॉमिनेशन डेट आज खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पर 4 कैंडिडेट हमारे थे और उन लोगों को गलती हम लोगों की है कि उनको हम काउंसिलिंग नहीं कर सके, उनको जो रिक्विजिट पेपर्स हैं वो जमा नहीं कर सके, इसके लिए वो 4 आदमी हमारे वंचित रहे। लेकिन इसके बाद आगे वाला जो है आज ही से कहते हैं कि वो लोग एफिडेविट करवा के रखें। 10 लोगों का जो प्रस्तावक हैं उनका सीरियल नंबर वगैरह ये सब लेकर रखें, माने कागज जितना है कंप्लीट रखें, इलेक्शन वगैरह सारी चीज़ें। और जिस दिन चुनाव नॉमिनेशन का अंतिम डेट है उसके 2 दिन पहले ही नॉमिनेशन करें, ऐसी व्यवस्था। एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं। बीजेपी कंटिन्यू जय श्री राम का नारा बंगाल में लगा रही है और प्लस यहाँ पर और भी बहुत सारे नारा लग रहे हैं। तो आपने बोला कि नहीं, मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बातें करूँगा, उनको रिजर्वेशन अप टू 49% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलनी चाहिए। तो क्या इसके अलावा भी यहाँ पर दलित समाज के भी लोग रहते हैं, सब चीज़ रहते हैं, कुछ खास मुद्दा भी लेकर के आप आए हैं? हम डायरेक्ट जानते हैं एक्स CM बिहार जीतनराम मांझी जी से, बीजेपी वाले जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, मगर जीतनराम मांझी राम जी को अपने नाम के साथ अपने दिल में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। डायरेक्ट जानते हैं कि बंगाल का नारा जय श्री राम होगा या दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को आवाज मिलेगी। हम डायरेक्ट जानते हैं CM बिहार के जीतनराम मांझी जी से। देखिए, हमारा नारा है जिस प्रकार से शिकागो में नारा दिया गया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, यस, हमारा नारा है कि हिंदुस्तान के गरीबों एक हो। उसमें
हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर तबके के जो गरीब हैं उनकी बात हम करते हैं। और ये नारा हमारा सार्वभौम नारा है, पहला नारा है। इसलिए यहाँ हम किसी धर्म की बात नहीं करेंगे, किसी जात की बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारी मानना है कि संसार में, बिहार में, बंगाल में 2 ही जातियाँ हैं, एक है अमीरों की और एक है गरीबों की। तो हाँ, उनकी जनसंख्या 85% के आसपास जाती है। तो हम उनके विकास के लिए, उनके विकास किस कारणों से हो सकता है उस पर फोकस करके हम काम कर रहे हैं, यही हमारा नारा है। और जहाँ गरीब की बात आप करते हैं तो गरीब को रोज़गार मिले, उनको आवास मिले, उनको खेती करने के लिए ज़मीन मिले, सरकार खरीद करके दे, या बिहार से या बंगाल सरकार की या भूटान सरकार की कोई भी जमीन या सीलिंग की ज़मीन हो वो उसमें उचित बंटवारा करे। ये भी हमारी मांग है उनके लिए। और बिहार में ऐसा करने का काम हम लोगों ने किया है, जबकि उसको भी शिथिल कर दिया गया है। और हमारे जो बिहार में हमने शुरू किया था उसका देखिए सी बंगाल झारखंड के लोगों ने किया है कि 10 डिसमिल ज़मीन दिया रहने के लिए और 5 एकड़ ज़मीन खेती के लिए उन्होंने दिया है। हम उसी तर्ज पर, क्योंकि यहाँ पर खेती की संभावना है और खेती में किसान जो होते हैं उनको बिजली बिल माफ़ करने का काम हमने बिहार में किया था, वही मैसेज यहाँ भी देना चाहते हैं। तो किसान सर आप बहुत अच्छी बात आपने उठाया है, किसान के मुतालिक किसानों की ज़मीन मिलनी चाहिए। मगर जिस तरीक़ा से एक मतलब 100 डेज मतलब 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, पूरे देश के किसान जो है रास्ते पे उतरे हुए हैं और किसानी हिंदुस्तान के खतरे में। 65% से ज़्यादा आबादी जो है हिंदुस्तान की काश्तकारी की है, किसान से आते हैं। हमारे ख्याल से आप भी किसान फैमिली से आते, तो क्या नहीं लगता है कि किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, उनको भी इंसाफ मिलनी चाहिए। जो भी बिल लाया गया है उस पर एक बार बैठ करके बातें होनी चाहिए। अगर वाकई में किसान के हित में है तो उनको बताया जाए, अगर नहीं है तो उसको रद्द किया जाए, बातिल किया जाए। हम डायरेक्ट जानते हैं बिहार के एक्स सीएम जीतनराम मांझी जी से, जो हम पार्टी के नेशनल अध्यक्ष हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, मुद्दा भी आपने अच्छा कहा। हम लोगों को ये लगता है जी, जो सरकार भारत सरकार ने कृषि के संबंध में 3 कानून पास किए हैं जी, उसमें खामियां कहाँ नजर आती है। एक चीज़ कोई अभी तक नहीं बताता है कि खामियां उसमें है, सिर्फ और सिर्फ लोग कहते हैं उसको रद्द किया जाए। इस संबंध में हम कह सकते हैं भारत सरकार के लिए कि वो 11 दौर की बैठकें कर चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसको 3 वर्ष तक के एमएसपी का मामला है, एमएसपी वो है। और जो एमएसपी में कहाँ दिक्कत हो रही है, लोग कहना कि मैक्सिमम कहना एक अलग है, यही तो र्यूमर है, यही तो र्यूमर फैलाया जा रहा है। अगर कहे कौवा कान लिए जाए तो हम कौवा को पीछे, उनका कहना है कि ये कॉर्पोरेट हजरात के डायरेक्ट चला जाएगा, उसकी जब मर्जी होगी तो वो खरीदेंगे, जब मर्जी नहीं होगी तो वो नहीं खरीदेंगे, इसलिए उनके मर्जी के मुताबिक होगा। कहना एक अलग बात है, वास्तविकता एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात हम कहते हैं जी कि हिंदुस्तान में किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, व्यापारी भी हैं, शिक्षक भी हैं और विद्यार्थी भी हैं, सब तरह के लोग हैं। अगर पार्लियामेंट ने किसी कानून को पास किया है जिसको आपने चुना है, आपके यहाँ है, और एक सेक्शन के लोग अगर उस कानून को रद्द करने की बात करेंगे तो कल तो और लोग कहेंगे कि सर यहीं पे एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं, कानून किसके लिए बनता है? जनता जनार्दन के लिए जो देश में रहते हैं। निश्चित ये कानून बना है किसान के लिए। 65% आबादी किसान की है। अगर नहीं 70% 70% किसान नहीं, इसमें सुन लीजिए, हमारा कहना है कि अगर हम बात ना करें तब तो 11 राउंड की बात किया। हमने कहा कि साहब आप जो कहिए संशोधन करने को हम तैयार हैं। हमने ये कहा कि विचार कीजिए, हम 2 साल तक इसको कैप्टिनवेंस रखते हैं, उसके बाद वार्ता करके जैसा कहिएगा वैसा करेंगे। लेकिन एक ही बात है कि कानून को हम रद्द नहीं करेंगे। अगर रद्द करते हैं तो एक प्रेसिडेंस हो जाएगा और समूचे हिंदुस्तान में एक मनमानी की बात आ जाएगी। लेकिन रद्द करने के सिवाय और जो बातें हैं सब मानने को भारतीय बिहार का तैयार है और उसके लिए संशोधन प्रस्तुत करने को तैयार है। तो एक बात उनका रहे मांग कि हाँ कानून को रद्द करने की बात को छोड़ करके बाकी बात के लिए तो भारत सरकार तैयार है। तो फिर ऐसा हठधर्मिता क्यों? और उसके पीछे और सब बात हो सकता है कि करना उनका ठीक, लेकिन हम इस बात करें कि प्रेसिडेंस नहीं बने कि आज किसान वैसे कहेंगे, अब कल मजदूर के लिए कुछ होगा तो मजदूर कहेंगे कि कानून रद्द करो, फिर विद्यार्थी कहेंगे कानून रद्द करो, फिर कहेंगे जीएसटी का मामला है, व्यापारी लोग उसको। मगर आपका सहयोग किसान बिल के साथ है, किसान के साथ नहीं,
किसान के साथ नहीं, बिल के साथ नहीं रखना अपना एक इंटीग्रिटी का भी मामला जी, है। जी, जी, और वो चुने हुए प्रतिनिधियों ने कानून पास किया जी। है, और जिन्होंने कानून के प्रतिनिधियों ने जब पास किया है तो उनकी भी तो बेइज्जती इसमें है कि अगर आप करते हैं तो फिर अगर वैसी बात होगी, जो संशोधन की बात करते हैं वो संशोधन पार्लियामेंट में जाएगा, माननीय सदस्य लोग उस पर विचार कर करके जो संशोधन। चलिए और एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं। आप बिहार में एनडीए का हिस्सा है, मगर यहाँ जब हम देखते हैं तो बीजेपी भी अलग लड़ रही है, जेडीयू ने भी अनाउंसमेंट किया मैं अलग लड़ूंगा, आप भी बोले मैं अलग लड़ूंगा, तो ऐसा नहीं लगता कि इससे अलग अलग लड़ने की वजह से बिहार का, बंगाल का जो असर है वो बिहार के ऊपर पड़े? हम डायरेक्ट जानते हैं एक्स सीएम जीतन मांझी जी से, जो बिहार में एनडीए का हिस्सा है, मगर यहाँ पर बीजेपी से भी अलग होकर के, जेडीयू से भी अलग होकर बीच में अपना रास्ता बनाना चाहते हैं। ये रास्ता कैसा होगा, डायरेक्ट जानते हैं जीतन मांझी जी से। देखिए, बिहार में हम लोग एनडीए के साथ जी, बिहार से अलग हम मुद्दों पर आधारित उनका साथ हैं। जी, आप देखो कि जदयू गुजरात में चुनाव लड़ा था, जी, तो चुनाव में तो इस समय था जी। बीजेपी और जदयू में एक साथ लड़ा। एकदम एकदम। आज यहाँ भी वो प्रश्न मुद्दा के आधार पर हम लोग आज ही जैसे कहा जी। 3 बात कहा। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट आपने महिला आरक्षण की बात की, गरीबों की बात की, ठेकेदारी की बात जी, किया, जी। उसको नीतीश कुमार नहीं मान रहे हैं, जी। नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो विधान बोल रहे हैं। जी, यहाँ जी। भी बोल रहे हैं, वहाँ भी बोलेंगे, हम दिल्ली में भी जाकर तालकटोरा स्टेडियम में कॉन्फ्रेंस करेंगे और बोलेंगे। तो ये मुद्दा हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ सरकार रहने की बात है, हम समझते हैं कि जो दूसरी सरकार इसकी जगह पर आएगी या आना चाहती है, किसी भी सूरत में इस सरकार से अच्छी नहीं होगी। इसलिए हम लोग लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड नेशन एंड स्टेट, हम लोग गठबंधन में बिहार में हैं, और बिहार के अलावा दूसरे जगहों में भी यदि बात बनी चुनाव जीतने के बाद कि हाँ भाई अमुक आदमी इतने आए, अमुक आदमी आए, या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उसके आधार पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने हुजूर बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं। सपोज बंगाल की जनता, बंगाल के अवाम आपको, आपकी पार्टी के कुछ विधायक को चुन लेती है, मौका देती है कि ठीक है आप गरीबों की आवाज उठा रहे, महिलाओं की आवाज उठा रहे, बेरोजगारों की आवाज उठा रहे, अति पिछड़ों की आवाज उठा रहे, यहाँ के आपके कुछ एमएलए विधायक जीत जाते हैं। ऐसी सूरत में हाल में किसी भी पार्टियों को नंबर्स नहीं होता सरकार बनाने के लिए, तो ऐसी सूरत में आप लेफ्ट कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे या बीजेपी के साथ या टीएमसी के साथ? हम डायरेक्ट जानते हैं एक्स सीएम बिहार के जीतन मांझी जी के आफ्टर इलेक्शन इनका क्या नजरिया होगा, किस तरफ जाना चाहेंगे, ये बीच से अपना किंग मेकर बनेंगे या किंग बनेंगे, हम डायरेक्ट जानते हैं। देखिए, ये संधि जिसको हेतु मध्यभूत की बात करते हैं जी, और कोई भी चीज़ आशंकाओं पर और संभावनाओं पर टिकी होती है जी, लेकिन उसका पर्दाफाश होकर इलेक्शन पहले नहीं होती है। ये रणनीति है। जी, जी, रणनीति सीक्रेट हुआ करती है। जी। ये क्या होगा, लेकिन इतनी बात आप मान लीजिए कि हम लोग राजहित में खास गरीबों के हित में जितनी बातों की चर्चा किया, अगर कोई प्रकार की सरकार आवे, अगर उसको कैरी आउट करने की बात करेगा, हम उसको बाहर से समर्थन देंगे। अगर कैरी आउट करके बात नहीं करेगी वो सरकार, तो हम उसका विरोध करेंगे। इवन अगर एनडीए की सरकार भी बनती है और इन बातों को नहीं लाती है, तो हम उनका विरोध करेंगे। जैसे आज बिहार में हम साथ हैं, लेकिन इन सब मुद्दों पर हम उनका विरोध करते हैं, बोलते हैं कि इसमें आप सुधार कीजिए। उसी तर्ज पर यहाँ भी बात होगी, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि ये रणनीति का मामला है, आगे क्या होगा ये समय आने पर ही इसका हम लोग खुलासा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेकुलर के नेशनल अध्यक्ष जनाब जीतन मांझी जी का, बिहार के सीएम है, आप सरप्लस न्यूज लाइव के साथ जुड़े, अपने ख्यालात का इजहार किया। बिहार बंगाल के इलेक्शन में क्या होगा, क्या प्रक्रिया होंगे, कितने कैंडिडेट होंगे, किस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, आपने सरप्लस के नाजरीन को भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। आप देखते रहिए सरप्लस न्यूज लाइव।